स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। अब आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की तीसरी कक्षा में आए हैं और अब तक हमने अर्थव्यवस्था के विभिन्न समूहों के वर्गीकरण और राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। पिछली कक्षा में हमने देखा कि वस्तुओं का मूल्य होता है, उसकी गणना की जाती है और गणना के लिए भी हमने अंतिम वस्तु का मूल्य, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु इनके बारे में देखा। फिर हमने देखा कि सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताई थी कि किसी भी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर होने वाला उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है और इसी उत्पादन के मूल्य की गणना करके हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और यह गणना करने का कार्य जो है यह केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इतना हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। अब आज हम इन विभिन्न क्षेत्रों जैसों कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार से जो योगदान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्षेत्रकों में होने वाला समय के अनुसार परिवर्तन। देखो बच्चों, पिछली कक्षाओं में या हम यूँ कहें कि हमने अब तक जितनी स्टडी की है, जितनी भी कक्षाओं में हमने अध्ययन किया है, हमने एक बात को देखा कि भाई प्रारंभिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राकृतिक संसाधनों से चलने वाला, किसी भी देश को ले लो आप, चाहे विकसित को ले लो, विकासशील को ले लो, प्रारंभिक जब अवस्था होती है विकास की उस समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे जब विकास आगे बढ़ता है या डेवलपमेंट ग्रोथ करता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होने लगता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगता है। यह परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, आज हम इसी चीज को समझते हैं। देखो, प्राथमिक क्षेत्र जो है प्रारंभिक अवस्था में, प्राथमिक क्षेत्र में लोगों का जो योगदान होता है कार्य का वो सर्वाधिक होता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जिसे हम कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों की निर्भरता या यूँ कहीं कार्य करने वाले लोगों की जो संख्या है वो अधिक होती है। और जब हम विकास करते हैं, विकास का अध्याय हमने पहला पढ़ा था, विकास करते हैं तो उच्च तकनीकों का, अच्छी मतलब रासायनिक खादों का, उर्वरकों का आदि का उपयोग होता है, जिससे कि उत्पादन क्या होता है, बढ़ने लगता है। और उत्पादन बढ़ने से हमारी जो मांग होती है उसकी आपूर्ति कम लोगों द्वारा किया जाना संभव हो पाता है। तो धीरे धीरे जब विकास होता है तो ये विकास जो है ये प्राथमिक क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता को कम करता है। जैसे मान लो कपड़े के लिए कच्चा माल कपास चाहिए, कपास का अच्छा उत्पादन हो रहा है विकास के कारण से, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति में मान लो हमने ऐसे कोई डेवलपमेंट कर लिया जिससे कि हमारा विकास, कपास का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया, तो अब हमारे पास स्कोप कहाँ बढ़ेगा, द्वितीय क्षेत्र में, सूती वस्त्र उद्योग में। और कम लोगों से भी जब अधिक उत्पादन प्राप्त होगा तो कुछ लोग जो हैं ये इस क्षेत्र से निकलकर अन्य क्षेत्रों में रोजगारों के अवसरों की तलाश करेंगे और जब वे अन्य क्षेत्रों में रोजगारों के अवसरों की तलाश करेंगे, उन्हें काम मिलेगा तो हमारा जो योगदान है वो अन्य क्षेत्रों का फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और तृतीय क्षेत्र के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों ही क्षेत्रों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। इन दोनों के विकास में वो अपना योगदान जो है देता है। अब तृतीय क्षेत्र में जो सेवाएं हैं इन्हें हम बुनियादी सेवाएं भी कह सकते हैं। अब देखो, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, स्वास्थ्य सेवाएं आती है, शिक्षा सेवाएं आती है, प्रशासनिक कर्मचारी आते हैं, परिवहन आता है, संचार आता है, बैंकिंग आती है। तो ये सारी चीजें क्या है, किसी भी देश के लिए बुनियादी सेवाएं हैं। आज हम किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं,
मान लो, वहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े रेस्टोरेंट नहीं है, बड़े बड़े बैंक नहीं है, बड़ी बड़ी कंप्यूटर सेंटर्स नहीं है, नेटवर्क वहाँ का डाउन रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, उस क्षेत्र का विकास तो हुआ नहीं है। फिर जब धीरे धीरे विकास वहाँ तक पहुँचा, उस क्षेत्र को हमने डेवलप करने का प्रयास प्रारंभ किया। तो डेवलप करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, फिर अच्छा मार्केट होना चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पर मिलनी ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें कोई सामान खरीदना है तो दूर जाना पड़ेगा, तो विकास फिर किस बात का। तो हम क्या उपलब्धताएं बढ़ाते हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ वो कौन सा हुआ, तृतीय क्षेत्र या यूँ कहें सेवा क्षेत्र। और इस सेवा क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं या यूँ कहें जो स्कोप है वो सारे क्या हैं, बुनियादी सेवाओं के हैं। और इन बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता तो सब जगह पड़ेगी। जब आप डेवलपमेंट करोगे तो दुनिया के हर क्षेत्र में, हर देश में, हर गांव में, हर नगर इलाके में। तो फिर विकास हुआ तो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, तृतीय क्षेत्र पर। यानी कि सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वह हुआ तृतीय क्षेत्र का, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र का प्रारंभिक अवस्था में था। प्रारंभिक अवस्था जब हमने देखी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय हम देख रहे थे कि भारत की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर थी। वर्तमान में 45% ही है। तो ये परिवर्तन आया ना, लगभग 100 वर्षों में हमने धीरे धीरे इस परिवर्तन को क्या किया, महसूस किया। आज हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट के माध्यम से इसलिए क्योंकि हमने देखो तीनों क्षेत्र देखे और समय के साथ इनमें लगातार परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले हम उत्पादन के आधार पर परिवर्तन देखते हैं, ठीक है ना। विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन, अब देखो इस परिवर्तन को समझने के लिए मैं एक छोटा सा चार्ट बना रही हूँ, जिसमें आप ये देखना, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको अपन नीले कवर कर देते हैं, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र को हम लाइनिंग से शो कर लेते हैं और तृतीय क्षेत्र को हम डॉटेड बना देते हैं। तो आप चार्ट में समझ जाएंगे कि किस प्रकार से तीनों क्षेत्रों के योगदान में लगातार परिवर्तन हुआ है। हम इसके लिए एक रेशियो भी लेते हैं और ये रेशियो हमारा रहेगा 73-74 का वर्ष ले लेते हैं तो, और दूसरा ले लेते हैं 13-14 का, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको जो योगदान बता रही हूँ वो किस क्षेत्र में है, उत्पादन में, कि उत्पादन में किस प्रकार से इनका योगदान रहा, किसमें, सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है ना। देश की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए हम क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं और फिर मूल्यों के गणना के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। समझ में आया हुआ है ना पिछला, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम क्या देख रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों का उत्पादन में योगदान देख रहे हैं वर्ष 73-74 और वर्ष 2013-14 का। अब हम बात करें 73-74 की, तो हमारी किताब में भी ये चार्ट आपको दिखाई देगा। मैं आपको बोर्ड पर इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कई बार किताबों में बहनें देखती तो है लेकिन उसे समझ नहीं पाती हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है। तो एक तरफ हमने उत्पादन की मात्रा दे रखी है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या दे दी, उत्पादन की मात्राएं। मात्राओं में क्या है, सबसे पहले 500 है, फिर उसके बाद लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा, और ये बढ़ता हुआ आंकड़ा हमारा दोनों ही वर्षों के उत्पादन की ओर संकेत करेगा। तो देखो ये जो 500 है ना, वर्ष 2073-74 जो है यहाँ पर ही सिमट कर रह जाता है, यानी कि उत्पादन जो था ये बहुत ही कम था तीनों क्षेत्रों का, ठीक है ना, किसी एक का नहीं बल्कि तीनों क्षेत्रों का उत्पादन क्या है, बहुत कम था, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा
द्वितीय क्षेत्र हो गया हमारा, और ये वाला तृतीय क्षेत्र था। ये है हमारा वर्ष 73-74 का 500 के आसपास ही उत्पादन हुआ, ठीक है ना। अब बात करें वर्ष 2013-14 की, तो 13-14 में एक तो देखो विकास की दर जो थी भारत की, यह स्वतंत्रता के बाद पहले धीमी गति से बढ़ी, लेकिन बाद के वर्षों में इसमें तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली, और इस तेजी से बढ़ोतरी के दौरान हमने इसमें लगभग 5000 का उछाल प्राप्त किया, और यहाँ पर हमारा जो उछाल था वो रेशियो को इतना ऊंचा ले गया। अब ये तो मैंने टोटल ग्राफ बनाया है। अब इसमें भी देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का जो अनुपात था वह काफी अलग देखने को मिला। यहाँ पर हमने देखा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है, सबसे ज्यादा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम। वर्ष कौन सा है, 2013-14, ठीक है ना। और द्वितीय क्षेत्र के योगदान की हम बात करें तो यह लगभग प्राथमिक क्षेत्र से अधिक, लेकिन द्वितीय क्षेत्र से कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सेवा क्षेत्र जिसका कि बहुत तेजी से बहुत ज्यादा विकास हुआ, और वर्तमान में हम देखें तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विकास ही थर्ड सेक्टर का हो रहा है। तो ये हमारा तृतीय क्षेत्र है, इसका जो योगदान है सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। अब ये तो रहा उत्पादन में योगदान, यानी कि उत्पादन कितना हो रहा है। अब देखो फर्स्ट सेक्टर जो है उसमें उत्पादन जितना पहले हो रहा था उससे बड़ा जरूर है, लेकिन उसके मुकाबले द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हमारे यहाँ उद्योग धंधों का विकास अच्छा खासा हो चुका है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं उद्योगों का विकास या द्वितीय क्षेत्र का विकास क्या है, कम हुआ है। और यही बात सेम देख लो तृतीय क्षेत्र में, यानी कि दूसरे से तीसरा ठीक था, लेकिन यहाँ पर तीसरा सबसे ज्यादा हो रहा है। समझ गए हो ना बात को। एक और चीज देखते हैं, ये तो हमारा हो गया उत्पादन। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में इनकी हिस्सेदारियां कितनी है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय में इनकी हिस्सेदारी देखें हमें देखो क्षेत्रकों का अलग अलग योगदान देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर उत्पादन की जगह क्या आ जाएगी हमारी हिस्सेदारी, परसेंटेज, ठीक है ना। किसमें, आय में। अब देखो यहाँ पर मैंने इनको अभी तक डिवाइड नहीं किया है। डिवाइड इसलिए नहीं किया है क्योंकि अलग अलग वर्षों में अलग अलग हिस्सेदारी रही है। वही हम सेम रेशियो लेते हैं, एक 73-74 का और एक 13-14 का। ये 2000 का है, 1919 का है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी अच्छी खासी है, द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कम है और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी है। यानी कि प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारियां लगभग ठीक है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वह कम है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, क्लियर है। अब बात करें वर्ष 13-14 की। आय में हिस्सेदारी देखते हैं अपन, तो आय में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी यहाँ पर बहुत घट गई है। आय की हिस्सेदारी कम होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अब उत्पादन घट गया है क्या, नहीं। नेशनल जो इनकम है उसमें अन्य क्षेत्रों की तुलना में इसकी हिस्सेदारी कम हो गई है, यानी कि अन्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्या हो गई है, बढ़ गई है। किसी से अधिक नंबर लाना अलग बात होती है और पहले वाले के नंबरों का अपने पहले स्तर से कम हो जाना अलग बात होती है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर अन्य जो सेक्टर हैं उनकी हिस्सेदारियां बढ़ रही है। इस वजह से हमें प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि उत्पादन कम हो गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे उत्पादन तो है लेकिन अन्य क्षेत्रों में इससे अधिक विकास जो है वो हो चुका है। द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक, ठीक है। ये क्या है, आय में हिस्सेदारी है। यानी कि अब अगर इसको हम अपने सिंबल के अकॉर्डिंग कवर करें तो इस क्षेत्र में ये आ जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी पहले क्या थी, 73-74 में नेशनल इनकम में लगभग 50% से मतलब अच्छी दिख रही है। द्वितीय क्षेत्र कमजोर दिख रहा है और सेवा क्षेत्र जो है यह भी अच्छा खासा दिख रहा है। तो यह है हमारी राष्ट्रीय आय में वर्ष 1973-74 में तीनों क्षेत्रकों का योगदान। और यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्ष 2013-14 में तीनों क्षेत्रकों का योगदान। तो यहाँ पर देखो सेकंड सेक्टर में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, दिख रही है ना। यानी कि 75 के बाद से लेकर 15 तक उद्योगों का बहुत अच्छे से विकास हुआ है। भारत विकासशील राष्ट्र है और भारत के लिए द्वितीय क्षेत्र के अंदर विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि भारत अच्छी गति से आगे बढ़ पाए अपने विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंचने के लिए। ये हमने देखा आय के आधार पर हिस्सेदारी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि द्वितीय क्षेत्र का योगदान बड़ा है, तो यानी कि उद्योगों में काफी बढ़ोतरियां हुई है, नए नए उद्योग धंधे डेवलप हुए, भारत का औद्योगिकरण हुआ है। अब औद्योगिकरण होगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। और अब हम देखते हैं रोजगारों के सृजन में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का मतलब हो गया इनका पार्टिसिपेशन, योगदान, ठीक है ना। पहले क्या था, भारत में ज्यादातर लोग कृषि करते थे, कृषि पर निर्भर थे, बाहर जाकर रोजगार की तलाश करते तो उद्योग ही नहीं थे, कार्मिक रखे कौन उनको। अब धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ, बड़े बड़े उद्योग धंधे डेवलप हुए, उनको रोजगार के लिए अवसर मिलने लगे और उद्योगपतियों को अपने रोजगार, अपने कारखानों के लिए वर्कर की आवश्यकता पड़ने लगी। तो फिर क्या हुआ, दोनों को भी आवश्यकता थी। तो कृषि क्षेत्र के जो अतिरिक्त व्यक्ति थे, देखो हमने पिछली कक्षाओं में बेरोजगारी का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें कि हमने मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी पढ़ी थी। यानी कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर हमें श्रमिक उपलब्ध करवाने की सर्वाधिक क्षमता थी। यानी उनके पास ऐसे व्यक्ति थे जिनको अगर उस रोजगार से हटा भी दिया जाए तो उनके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस क्षेत्र के अधिकांश लोग जो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए थे पहले, वो अब द्वितीय क्षेत्र में आने को तैयार थे और उनके लिए रोजगारों के अवसर सृजित हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि द्वितीय क्षेत्र का विकास तेज गति से हुआ। और फिर दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए थर्ड सेक्टर का भी डेवलपमेंट जरूरी था। और सेवा क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर चीज़ें क्या आ रही है, हमारी बुनियादी सेवाएं आ रही है। किसी भी क्षेत्र का विकास हो रहा है तो क्या हो रहा है, बुनियादी सेवाओं का विकास भी होगा। द्वितीय क्षेत्र में जैसे श्रमिकों को रोजगार मिला तो उन्हें अपने रोजगार वाले स्थान के आसपास रहने के लिए स्थानों की आवश्यकता पड़ी और इस प्रकार से कुछ बड़े बड़े नगर, कुछ गांव बस गए औद्योगिक इकाइयों के आसपास। और उन नगरों, उन गांवों के अंदर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन जैसी सुविधाओं की आवश्यकताएं पड़ी। और फिर इस प्रकार से क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र का भी विकास हुआ। तो अब हम देखते हैं कि रोजगारों के सृजन में किस प्रकार तीनों क्षेत्रों ने अपना अपना जो है योगदान दिया। देखो 73-74 में जो रोजगार थे वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में मिल रहे थे। देखो रोजगार के
अवसर सर्वाधिक कृषि में ही थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान भी कृषि का था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर थी। तो लगभग 80% जनसंख्या क्या थी, कृषि पर निर्भर थी, और बाकी की उद्योगों कहीं कहें द्वितीय क्षेत्र पर और बाकी की तृतीय क्षेत्र पर। लेकिन जैसे ही हम 2013-14 का रेशियो देखते हैं तो यह जो आंकड़ा है यह काफी बदल जाता है। अब यह जो कृषि वाला प्राथमिक क्षेत्र वाला प्राकृतिक संसाधनों वाला ग्राफ है यह नीचे सरक रहा है भाई, ठीक है ना। और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है यह बढ़ रहा है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आप सभी को। इस प्रकार का अब हमारा जो रेशियो दिखाई देता है, किसमें, रोजगारों के सृजन में। अब ज्यादातर जनसंख्या जो पहले कृषि पर निर्भर थी, कृषि से निकलकर द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में काम करने लगी है, जबकि पहले द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या क्या थी, कम थी। ज्यादातर जनता कृषि पर ही निर्भर थी, ठीक है ना। देखो आप कहोगे द्वितीय क्षेत्र में तो औद्योगिकरण हुआ इसलिए यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ गए, लेकिन जैसे ही द्वितीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े तो नए नए नगर, गांव और कस्बे बसे, और उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति के लिए तृतीय क्षेत्र का भी धीरे धीरे क्या हो गया, विकास हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों के योगदान के परिवर्तन पर चर्चा की है कि प्रारंभिक अवस्थाएं कैसी थी और धीरे धीरे लगातार विकास की गति पर आगे बढ़ने के बाद किस प्रकार से इनके योगदान में परिवर्तन आया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत रह जाती है समझने में तो आप अपनी कक्षा में इस विषय पर जरूर से चर्चा करें, प्रश्न पूछें और अपने कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। मैं आपकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब एक बार पाठ्य पुस्तक से अपने अध्याय को पढ़ें और बने रहें अगले वीडियो तक, अगली क्लास के लिए।